हम इस वीडियो में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूँ रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं, रंध्रीय गति कहते हैं। इसका मतलब ये है स्टोमेटा किस प्रकार क्लोज होते हैं और किस प्रकार ओपन होते हैं। ये मूवमेंट क्या कहलाता है, रंध्रीय गति कहलाता है। अब रंध्रीय गति में कॉमन चीज समझना, देखो अगर मैं कहूँ जितने भी सिद्धांत आएंगे एक चीज समझाएंगे कि जीसी की सांद्रता में वृद्धि, जीसी की सांद्रता में क्या बताएंगे, वृद्धि। अगर बाय द वे जीसी की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन। अगर मैं कहूं जीसी की सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी। अगर यहाँ पे गार्ड सेल या द्वार कोशिकाओं की सांद्रता में कमी होती है, इसका मतलब इसमें जो कोशिका रस पाया जा रहा है उसकी सांद्रता में कमी होती है तो फिर स्टोमेटा क्लोज है। अगर सांद्रता में वृद्धि हो रही है जीसी के अंदर तो फिर स्टोमेटा ओपन है। कैसे, मैंने कहा जीसी की सांद्रता बढ़ी तो मैंने कहा ओपी बढ़ेगा। ना देखो ओपी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और ओपी इंक्रीज होगा तो आपको पता है एंडोऑस्मोसिस होगा ना। क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, अंतःप्राशन होगा। अंतःप्राशन होगा तो जल कोशिका में प्रवेश करेगा ना, तो सेल जीसी क्या हो जाएगी, गार्ड सेल स्पीत हो जाएगी ना, तो गार्ड सेल स्पीत हो जाएगी। और जैसे गार्ड सेल स्पीत होती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन। बात कंप्लीट। तो इसका मतलब आपके पास में जितने भी सिद्धांत हैं ओनली ये चीज समझाएंगे कि स्टोमेटा ओपन होंगे तो किस प्रकार होंगे, जीसी की सांद्रता में वृद्धि कैसे होती है। और जीसी की सांद्रता में वृद्धि होगी तो फिर स्टोमेटा डेफिनेटली ओपन होंगे। अगर जीसी की सांद्रता में कमी होती है तो आपको पता है ओपी क्या हो जाएगा, कम। ओपी कम होगा तो जल बाहर निकलेगा ना, तो क्या कहलाएगी प्रोसेस, एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा ना, बहिर्प्राशन। बहिर्प्राशन होता है तो जीसी क्या हो जाएगी, सलत होगी ना, जल बाहर निकल जाएगा ना, तो सलत हो जाएगी। जैसे ये सलत होती है स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। इसका मतलब जीसी की सांद्रता कम हुई तो स्टोमेटा क्लोज। अब नॉर्मल थिंक क्या बनती है, देखो मैंने कहा सामान्यतः स्टोमेटा ओपन होते हैं डे टाइम पे। नॉर्मल मैक्सिमम प्लांट में स्टोमेटा कब ओपन होता है, डे टाइम पे। स्टोमेटा क्लोज कब होते हैं, नाइट समय। रात्रि के समय रंध्र बंद रहते हैं तो वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। डे टाइम पे रंध्र खुल जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है। अब बात आती है कि ये जीसी की सांद्रता कैसे बढ़ेगी, कैसे कम होती है, डे टाइम पे स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं। ये संपूर्ण चीज कहलाती है रंध्रीय गति। और इसको समझाने के लिए अनेक सिद्धांत दिए हैं। अब उससे पहले मैं एक अपवाद और बता देता हूँ, चलो आपको ये पे मैंने कहा सामान्य कंडीशन में डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन, नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्लोज। परंतु यहाँ पे आता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। ये स्टोमेटा कहलाते हैं तिमिर सक्रिय रंध्र। और ये जस्ट अपोजिट है, डे टाइम पे क्या होंगे, क्लोज होंगे, और नाइट टाइम पे क्या होंगे आपके पास में, ओपन होंगे। ये डे टाइम पे क्लोज होते हैं और नाइट टाइम पे ओपन होते हैं स्टोमेटा। अब बात आती है आपके पास में कि इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सिद्धांत समझा देते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं वापिस। अपने पास में कॉमन चीज क्या है, डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन होना है, नाइट टाइम पे क्लोज। फिर भी अगर स्कोटो एक्टिव रंध्र किसे कहते हैं तो बता देना कि नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन। और ये किसका काम किसमें होता है, मांसलोलपित पादपों में। रात्रि में रंध्र खुलेंगे, दिन में बंद रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पहला जो मत आता है वह आता है मंड श्रकरा परिवर्तन मत।
मंड शर्करा परिवर्तन मात्रा। जिसकी बात करूं तो मैं कहूंगा मंड का मतलब आप स्टार्च बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? स्टार्च। शर्करा का मतलब क्या है? शुगर। और शुगर का मतलब यहाँ पे किसका लेंगे? ग्लूकोज। क्या लेंगे? ग्लूकोज। तो मंड शर्करा इसका स्टार्च और शुगर में आपस में एक्सचेंज होगा स्टोमेटा। मैंने कहा अगर गार्ड सेल में स्टार्च है तो जीसी की सांद्रता कम होती है और स्टोमेटा क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा क्या रहेंगे? क्लोज होंगे। अगर मैं कहूं जो द्वार कोशिका या जीसी है इसमें आपके पास में ग्लूकोज या शुगर है तो जीसी की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि। और स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन होते हैं। स्टोमेटा क्या होंगे? ओपन होंगे। ये बात फिक्स है। तो ये आपके पास में मत जो कहलाता है मंड शर्करा मत, और इस मत को बताया है जेडी सायरे ने। किसने बताया है? जेडी सायरे। तो जेडी सायरे ने स्टार्च शर्करा परिवर्तन मत दिया और इन्होंने कहा अगर द्वार कोशिकाओं में मंड की सांद्रता ज्यादा है तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं और शर्करा आपके पास में ज्यादा है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि डे टाइम पे क्या होता है? द्वार कोशिकाओं में शुगर होती है, नाइट टाइम पे क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक। अब डे टाइम पे क्या होता है? देखो कैसे शुगर बनेगी डे टाइम पे। देखो ठीक, डे टाइम पे ये कंडीशन है। मैंने कहा फोटोसिंथेसिस होता है ना, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो CO2 कहां आ जाएगी? तो CO2 की सांद्रता में क्या हो जाती है? कमी। दिन के समय पादप कोशिकाओं में या द्वार कोशिकाओं में जो CO2 है उसकी सांद्रता में क्या हुई है? कमी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और प्रकाश संश्लेषण में CO2 कम आ रही है। परंतु जैसे ही कम हुई तो फिर जस्ट अपोजिट क्या होती है? पीएच। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। CO2 की सांद्रता कम होगी तो पीएच बढ़ेगी। तो CO2 की सांद्रता कम हुई तो पीएच बढ़ी। कि कौन से टाइम पे? डे टाइम पे। अब देखो क्या होता है। मैंने कहा डे टाइम पे से पहले क्या था? स्टार्च था। जैसे डे हुआ CO2 की सांद्रता में क्या आती है? कमी। पीएच क्या हो जाती है? ज्यादा। इस कारण यहाँ पे जो स्टार्च है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 1 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ग्लूकोज 1 फास्फेट बनेगा जीसी की सांद्रता में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो यहाँ पे जीसी की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि। और जैसे जीसी की सांद्रता में वृद्धि होगी तो आपके पास में क्या बढ़ेगा? ओपी बढ़ेगा तो क्या होगा? एंडो ओस्मोसिस होगा। और एंडो ओस्मोसिस होगा तो आपके पास में जीसी क्या हो जाएगी? स्फीत हो जाएगी, फूल जाएगी ना। और जैसे द्वार कोशिका फूलती है स्टोमेटा ओपन। कितना इजी है। देखो आपने क्या कहा कि डे टाइम पे जेडी साइड ने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 की सांद्रता ऑब्वियसली क्या होगी? कम। तो पीएच क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इसके बाद में आपके पास में ये जेडी साइड ने बताया पूरा का पूरा कंप्लीट। अब बात आती है कि नाइट टाइम पे क्या होता है? किसकी बात करते हैं? नाइट टाइम की। तो नाइट टाइम पे क्या होगा कि आपके पास में फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया बंद हो जाएगी। तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो CO2 की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि। और CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है तो पीएच अब क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बार CO2 की सांद्रता में वृद्धि होगी तो आपके पास में पीएच क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। अब पीएच जैसे ही डाउन होती है आपके पास में, पीएच डाउन होते ही आपके पास में क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज 1 फास्फेट है ठीक, ग्लूकोज 1 फास्फेट जैसे ही आपके पास में है तो ये ग्लूकोज 1 फास्फेट आपके पास में क्या करेगा कि कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में कन्वर्ट। और जैसे ही स्टार्च में ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जीसी की सांद्रता में क्या हो जाएगी? वापिस
कमी हो जाती है, जीसी की सांद्रता क्या हो गई, कम। और जीसी की सांद्रता कम होते ही आपके पास में क्या होगा कि यहाँ पे ओपी क्या हो जाएगा, डाउन, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही कम होगा तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस जैसे ही होता है द्वार कोशिका क्या हो जाएगी, जीसी सलत हो जाएगी ना, तो ये द्वार कोशिका क्या हो जाती है, सलत, और यहाँ पे स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो देखो ओनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पीएच के ऊपर। दिन के समय क्या होता है, CO2 की सांद्रता कम होती है, इस कारण पीएच ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बनिक अम्ल बनाती है, तो CO2 कम है तो पीएच ज्यादा है। और यहाँ पे स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन। परंतु रात्रि के समय क्या होता है, CO2 की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो पीएच क्या होगी, डाउन। जैसे कम पीएच होती है तो ये ग्लूकोज 1 फास्फेट जो बना था वापस कन्वर्ट किसमें होता है, स्टार्च में। और स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी की सांद्रता कम हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी सांद्रता कम कैसे होती है, तो यहाँ पे कहेंगे कि जो जीसी में स्टार्च होता है ये कम घुलनशील होता है, और कम घुलनशील होने के कारण सांद्रता इसकी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। डाउन होते हैं स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये डे और नाइट में स्टोमेटा क्लोज होना बताया। जेडिसाइड में मत कहलाता है मंड श्रृंखला परिवर्तन। अब इसके बाद में आता है नाम स्टीवार्ड की परिकल्पना आती है। क्या आती है, स्टीवार्ड परिकल्पना। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी, स्टीवार्ड का मत क्या है, हल्का सा समझ लेना इसको, बाकी बातें कॉमन है। स्टीवार्ड परिकल्पना, अगर स्टीवार्ड परिकल्पना की बात करते हैं तो यहां पे स्टीवार्ड ये कहते हैं कि जेडी सायर ने जो बताया वह सही है, ठीक है, सायर ने जो बताया वह सही है, परंतु ये बात है कि जो उन्होंने बताया कि ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है, ठीक है, जो ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है ये ग्लूकोज 1 फास्फेट से ज्यादा घुलनशील क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज की वजह से जीसी की सांद्रता में अधिक वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जीसी की सांद्रता में क्या होती है, अधिक वृद्धि होती है, और जिससे स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। तो यहाँ पे स्टीवार्ड ये कहते हैं कि जो जेडी सायर ने बताया वो सब चीज सही है, परंतु वह ग्लूकोज 1 फास्फेट पर रुक जाते हैं या ग्लूकोज 6 फास्फेट पर रुक जाते हैं। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट की बात की उन्होंने, या 1 फास्फेट तक बनाया, तो ये ग्लूकोज 1 फास्फेट या 6 फास्फेट से ज्यादा घुलनशील क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ये कहते हैं कि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट या 1 फास्फेट कन्वर्ट क्या हो जाता है, फास्फेट को अलग कर देता है। किसको अलग कर देता है, फास्फेट को। फास्फेट को अलग करने के बाद में क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जल में ज्यादा घुलनशील होता है, इस कारण जीसी की सांद्रता को क्या करता है, ज्यादा इंक्रीज करता है, और स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है। ये कहते हैं डे टाइम पे। ये कब होगा, डे टाइम पे, ठीक है, स्टीवार्ड ने बताया। तो स्टीवार्ड ने उसी मत को आगे बढ़ाया ना। फिर ये कहते हैं नाइट टाइम पे क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ये वापिस आपके पास में एटीपी खर्च होता है, यहाँ पे एटीपी से क्या बनेगा, एडीपी, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास में ग्लूकोज 1 फास्फेट में। और ये ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है, और उसके बाद में ग्लूकोज 1 फास्फेट किसमें हो जाता है, चेंज, स्टार्च में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाएगा, स्टार्च में, क्योंकि नाइट टाइम पे वापस क्या हो जाती है, पीएच ज्यादा हो जाती है, CO2 की सांद्रता आपके पास में कम हो जाती है। यहाँ पे पीएच वापस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, CO2 की सांद्रता ज्यादा हो जाती है। तो फिर ये स्टार्च में कन्वर्ट होता है, तो फिर जीसी की सांद्रता में क्या होती है, कमी, और कमी होने के बाद में स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये कहा स्टीवार्ड ने, तो थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी पूरी की पूरी वही चीज है। और ये दोनों मत पूर्णतया स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नहीं समझा पाए। अब जो इंपोर्टेंट मत आता है वो पेपर में पूछने लायक है, K+H+ आयन एक्सचेंज थ्योरी, बहुत इंपोर्टेंट है, और आज हमारा टारगेट भी उसी को समझने का है। दोनों में हल्का फुल्का याद रख लेना। अब जो ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है कौन सा है, K+, जो सिद्धांत आता है
K प्लस H प्लस आयन विनिमय या सक्रिय पोटेशियम आयंस परिवहन वाद। ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो देखना कि स्टोमेटा को पूर्णतः समझाएगा किस प्रकार स्टोमेटा क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इसके बारे में सर्वप्रथम इमामुरा नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इन्होंने कहा कि जीसी में K प्लस आयन प्रवेश करता है तो यहाँ पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक, बाद में सिद्धांत का जो विस्तृत वर्णन किया था, इसका मतलब सिद्धांत जिसने दिया था उसका नाम है लेविट। कौन है? लेविट। और साथ दिया इनका फ्यूजिनो ने। किसने दिया? लेविट, फ्यूजिनो। तो आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के लेविट और फ्यूजिनो के सिद्धांत को समझाइए। तो लेविट और फ्यूजिनो ने ये बताया था कि किस प्रकार स्टोमेटा वास्तव में ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। इमामुरा ने लगा इसका हिंट दिया था। अब होता क्या है सिद्धांत? ये सिद्धांत में कॉमन चीज सबसे इंपोर्टेंट ये ध्यान रखनी है, अगर जीसी में किसमें इंटर हो गया? जीसी में इंटर हुआ K प्लस आयन सिद्धांत कहां आ गया? जीसी के अंदर आ गया तो स्टोमेटा ओपन होंगे भाई। स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन होंगे। अगर जीसी में K प्लस आयन प्रवेश किया तो स्टोमेटा ओपन होंगे। अगर मैं कहूं यहां से कि जीसी में H प्लस आयन प्रवेश कर जाते हैं, किसमें आ गए हैं? H प्लस आयन जीसी में आए। कौन आया? H प्लस आयन। तो फिर स्टोमेटा क्लोज होंगे और पूरी कहानी खत्म। पूरी की पूरी बात खत्म हो गई। इन्होंने एक ही बात कही कि अगर रक्षक कोशिकाओं या द्वार कोशिकाओं में K प्लस आयन अंदर जाते हैं उनके रस में, तो फिर स्टोमेटा ओपन होंगे, क्योंकि इसकी वजह से जीसी की सांद्रता बढ़ जाती है। और अगर बाहर में K प्लस आउट होकर वापस क्या जा रहा है? H प्लस, तो फिर यहाँ पे आप कहेंगे जीसी की सांद्रता में कमी आती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अब इस सिद्धांत को अपन इस तरह से समझते हैं कि इस कैसे होता है। देखो मिटा देता हूं। तो ये ध्यान रखना, लेविट और फ्यूजिनो का रंध्र गति को समझाने का सर्वमान्य सिद्धांत है ये। अब देखो यहाँ पर बात क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहले डे टाइम की बात करते हैं। हमेशा ये चलेगा डे टाइम। पौधों में डे टाइम पे क्या होता है कि आपके पास में रात्रि में क्या था? स्टार्च, मंड था। इसको मैं मंड कर सकता हूं। ये रात्रि के समय जीसी में प्रेजेंट था। मैंने कहा दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 की सांद्रता में क्या आती है? कमी, और पीएच क्या जाती है? ज्यादा। अपोजिट ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस होगा तो CO2 कम आएगी, सांद्रता में कमी आएगी, पीएच ज्यादा है। पीएच ज्यादा है तो ये आपके पास में कन्वर्ट होता है कार्बनिक अम्लों में फोस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे एंजाइम भाग लेता है PEP कार्बोक्सिलेज। कौन भाग लेगा? PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो देखो यहाँ आपने क्या देखा कि PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में और साथ में बढ़ी हुई पीएच की उपस्थिति में ये कार्बनिक अम्ल फास्फोइनोल पायरुवेट में चेंज होता है। तो ये फास्फोइनोल पायरुवेट बनाया। फास्फोइनोल पायरुवेट क्या करता है? CO2 का अपटेक करता है। क्या करता है? CO2 को अपटेक करेगा, ये CO2 को ग्रहण करेगा। और CO2 को जैसे ही ग्रहण करता है, ये 3 कार्बन का है ना, फास्फोइनोल पायरुवेट कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। ये एक CO2 ग्रहण करते बन जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये एक कार्बनिक अम्ल है 4 कार्बन का। क्या बना? ऑक्जेलो एसिटिक बना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जैसे बनता है, अब क्या होता है? ये म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में चेंज होता है। किसमें? मेलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा? मेलिक अम्ल में। यहां तक समझ में आ गया ना? आपने देखा, देखो स्टार्च नाइट टाइम पे जो प्रेजेंट था, जैसे दिन हुआ CO2 की सांद्रता में कमी आती है, पीएच बढ़ जाती है। फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में PEP में कन्वर्ट हुआ, फोस्फोइनोल पायरुवेट में
फॉस्फोइनोल एक CO2 ग्रहण करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है। अब मैंने कहा ये ऑक्जो एसिटिक एसिड जो है 4 कार्बन के ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसका समावेशी कौन है, मैलिक एसिड, इसमें बदल जाता है। अब मैलिक एसिड से आपके पास में क्या होता है, ये वियोजित होता है और ये कहते हैं कि एक तो क्या बनेगा, मैलेट आयन। अरे धनायन ऋणायन में टूट जाएगा ये, तो एक तो क्या बना, मैलेट आयन बना, और एक क्या बनेगा, H+ आयन। तो एक प्रोटॉन बाहर निकला किससे, मैलिक एसिड से, मैलेट आयन बन गया, नेगेटिव H+ आयन। अब क्या होता है, ये सब प्रोसेस कहां चल रहा है, जीसी में। देखो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस चल रही है ये कहां चल रही है, द्वार कोशिकाओं में चल रही है, गार्ड सेल में चल रही है पूरी प्रोसेस। मैंने कहा ये H+ यहां से आउट होगा, ये क्या हुआ, आउट, किसमें आया, सहायक कोशिकाओं में H+ पहुंच गया, कहां गए ये, सहायक कोशिकाओं में। अब मैंने कहा जैसे ये आउट हुआ तो सहायक कोशिकाओं से K+ आयन किसमें पहुंच गया, इंटर हो गया, किसमें हुआ, जीसी में। कहां से हुआ, सहायक कोशिकाओं में। और ये कहलाएगा आयन एक्सचेंज, जो मैंने कहा था ये आयन विन में, ये आयन एक्सचेंज हुआ यहाँ पे। और मैंने कहा K+ आयन किसमें पहुंच गए, द्वार कोशिकाओं में। अब यहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा भी खत्म होती है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा खत्म होगी, और साथ में कहेंगे कि ये आयन एक्सचेंज है, आयन विनिमय है। बाद में लेटेस्ट खोजों ने भी बताया कि इस K+ को संतुलित करने के लिए क्लोराइड आयन भी प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, क्लोराइड। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोराइड आयन भी हल्का फुल्का योगदान दे रहे हैं इसमें, इसके स्टोमेटा ओपन होने में। तो इसको K+ को संतुलित करने के लिए साथ में कौन पहुंचा, Cl- ही पहुंचा। अब क्या होता है, ये मैलेट आयन और ये K+ आयन दोनों आपस में संयुक्त होते हैं और बना लेते हैं पोटेशियम मैलेट। क्या बनाया, पोटेशियम मैलेट। जैसे पोटेशियम मैलेट जीसी में बनता है, जीसी की सांद्रता में वृद्धि, तो ये जीसी की सांद्रता में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। ये जीसी की सांद्रता में वृद्धि, आपको पता है जीसी की सांद्रता में वृद्धि हुई तो ओपी बढ़ेगा, ओपी बढ़ेगा तो क्या होगा, एंडो ओस्मोसिस होगा ना, एंडोस्मोसिस होगा तो जीसी क्या हो जाएगी, स्पीत हो जाएगी ना। तो ये जीसी क्या हो गई, स्पीत, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। तो ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ये चीज होती है आपके पास में। तो इजी में आगे समझ में मैंने कहा डे टाइम पे CO2 कम हो जाती है, pH बढ़ जाती है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है जो कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन के ऑक्जेलो एसिड एसिड कार्बनिक अम्ल में, ये मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। मैलिक एसिड का वियोजन होता है मैलेट आयन और H+ आयन, H+ को आउट किया जाता है कि ये जो है सहायक कोशिकाओं गया, सहायक कोशिकाओं से कहां जाएगा, म्यूचोफिल सेल में। वहां म्यूचोफिल सेल और सहायक कोशिकाओं से क्या आता है, K+ आयन आता है। K+ आयन को संतुलित करने के लिए क्लोराइड आयन भी आ जाता है और ज्यादा उपयोग नहीं है। पोटेशियम आयन और मैलेट आयन आपस में संयुक्त होते हैं, पोटेशियम मैलेट बनाते हैं, जीसी की सांद्रता इंक्रीज होती है, ओपी बढ़ेगा तो एंडोस्मोसिस और जीसी। ये एंडोस्मोसिस का मतलब है कि सहायक कोशिकाओं से जल किसमें आता है, द्वार कोशिकाओं में आ जाता है, स्टोमेटा ओपन होता है। तो ये डे टाइम पे प्रोसेस चला। अब नाइट टाइम पे क्या होता है, यहां समझो। नाइट टाइम पे CO2 की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो CO2 की सांद्रता में वृद्धि, तो pH डाउन हो जाएगी ना, कार्बनिक ये pH कम हो गई। अब जैसे pH कम होती है, एक एंजाइम जो अपने पास में वृद्धि नियामक हार्मोन है ABA, एब्सिसिक एसिड, क्या है, एब्सिसिक अम्ल, ये बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर है अपने सिलेबस में। ये ABA एक्टिवेट हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक्टिवेट हो गया कौन, ABA, एब्सिसिक एसिड, वृद्धि निरोधक हार्मोन है। ये जैसे ही बनता है, ये क्या करेगा, इस जीसी की पारगम्यता को चेंज करेगा। क्या करेगा, पारगम्यता को क्या होगा, चेंज करेगा। इसने पारगम्यता चेंज कर दी
अब पारगम्यता पहले क्या थी, K प्लस को एंटर कर रही थी, H प्लस को आउट कर रही थी, पारगम्यता अपोजिट है। अब क्या होगा कि जीसी में H प्लस आयन प्रवेश कर जाएंगे वापिस, तो ये H प्लस आयन में जो जीसी में एंटर हो गए तो ये इन हुए, तो फिर K प्लस को बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो ये K प्लस क्या हो गया, जीसी से आउट हो गया। ठीक, तो इसका मतलब पहले अभी H प्लस आयन गए, K प्लस आयन बाहर निकल गए। अब मैंने कहा कि वापिस क्या करता है, मेलिक एसिड से जुड़ता है, किसे, मेलिक एसिड से जुड़ेगा कौन, H प्लस आयन, सॉरी मेलेट आयन से, ये मेलेट आयन से जुड़ जाता है, तो ये मेलेट आयन से जुड़ जाता है कौन, H प्लस आयन, और वापिस क्या बना लेते हैं, मेलिक एसिड। मेलिक एसिड बनाने के बाद में ये वापस कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, रिवर्स प्रोसेस चलेगा। देखो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस से पीईपी में कन्वर्ट होगा, और ये पीएपी कन्वर्ट हो जाता है वापस से स्टार्च में, इसमें कन्वर्ट होगा स्टार्च में, और जैसे स्टार्च में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद में जीसी की सांद्रता आपको पता है क्या हो जाएगी, कम। जीसी की सांद्रता क्या हो गई, कम, तो ओपी भी क्या होगा, डाउन। ये ओपी क्या हो गया, डाउन, ओपी डाउन होगा तो एक्सो ऑस्मोसिस होगा ना, ये एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस जैसे हुआ जीसी क्या हो जाएगी, सलत, क्या हो जाएगी, सलत, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज, स्टोमेटा क्लोज। तो ये इस प्रकार स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे पूरा कहानी यही पे है, अगर K प्लस एंटर हुआ तो स्टोमेटा ओपन, K प्लस बाहर निकले तो स्टोमेटा आपके पास में क्लोज। नाइट टाइम पे क्या हुआ, CO2 की सांद्रता में वृद्धि हुई क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है रात्रि को, पीएच डाउन हो रहा है, और पीएच डाउन हो रहा है तो एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट हो गया CO2 की सांद्रता पे, और फिर मैंने कहा जीसी की पारगम्यता पूरी की पूरी इस वृद्धि निरोधक पदार्थ ने चेंज कर दी। अब मैंने कहा ये कह रही है, इसने क्या कहा है एब्सिसिक एसिड ने कि K प्लस को तो वापस आउट करो, H प्लस को इन ले लो, H प्लस जैसे अंदर आता है तो स्टोमेटा वापस क्या हो जाते हैं, क्लोज। और ये रंध्रीय गति को समझाने का सर्वमान्य सिद्धांत था जो लेविट और विजन ने दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।